नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। इस वक्त आप देख रहे हैं खास मुलाकात। सनातन संस्कृति को धर्म से जोड़े रखने की जो पहल है वो जिन्होंने की है, आज खास मुलाकात में हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नव संवत्सर की शुरुआत हुई, गुड़ी पड़वा पर्व की शुरुआत हुई और इसके पीछे जिसने पहल की थी, जिसने अपने कदम बढ़ाए थे और झीलों की नगरी में जो इस बात को लेकर, इस चीज़ को लेकर एक्टिव हुआ था, आज खास मुलाकात में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैन बिहाइंड गन इज़ इम्पॉर्टेंट, ओनली गन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आज खास मुलाकात में हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक संस्थान के संस्थापक डॉक्टर प्रदीप कुमावत सर। सर, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत कृतिका जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस संदर्भ में आज मेरा ये साक्षात्कार लेने का विचार किया। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जो अपनी भावना है वो आम जन तक पहुंचाने में शायद सफल रहूंगा, क्योंकि मन के भाव बहुत होते हैं, लेकिन उनको अभिव्यक्त करने के लिए जब तक आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो तो आप उस बात को पहुंचा नहीं पाते। तो एक बड़ा अवसर आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और सबको नव संवत्सर 2079 की, जो कि नल संवत है, उसकी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो सर, शुरुआत करते हैं आपकी शुरुआत से। सर, किस तरह से लेक सिटी में इस चीज़ की नव संवत्सर की लेके आपने शुरुआत की? क्योंकि सनातन संस्कृति के प्रति हमेशा से आपका एक अलग विचार रहा है। आप सोचते हैं कि शिक्षा में भी धर्म का विकास होना चाहिए, और ये सारी विचार जो है वो कैसे आए, कैसे आपकी सोच हुई, ये सब कुछ जानना चाहेंगे। मैं ये मानता हूं कि धर्म को न तो राजनीति से अलग किया जा सकता है, न शिक्षा से, किसी से धर्म को जीवन से अलग ही नहीं किया जा सकता। धर्म का मतलब ये कि जो नीतिगत आचरण है, जो नीति निर्धारित मापदंड हैं जो धर्म के, उसके आधार पर हमको ये सब बातें अपने जीवन में ढालनी चाहिए। इसलिए हमने सनातन संस्कृति के धर्म के जो नीतिगत निर्णय हैं वो हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बना रहना चाहिए। हुआ ये कि हमारी संस्कृति के इन कुछ तत्वों में से एक, जो हमारा पंचांग है, नववर्ष है, वो विलुप्त हो गया। और धीरे धीरे हमने ईसवी संवत को और क्रिश्चियन मिशनरीज के एक उस षड्यंत्र को कह लें, अंग्रेजों की गुलामी का कारण कह लें, या वैश्विक कैलेंडर को हमने मान्यता दी। तो धीरे धीरे हम अपने मूल चीज़ को भूल गए, जो कि हमारा आज भी आधार है। तो वो कैलेंडर जब यहाँ से अलग हो गया, तो हमने एक शुरुआत 40 साल पहले करी थी कि नव संवत्सर जो हमारा चित्र शुक्ला एकम है वो समाज में मनाया जाना चाहिए, लोगों को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। वहाँ से एक शुरुआत हुई कि सबसे पहले स्कूलों में जाकर बच्चों को शुभकामनाएं दी। तब स्कूलों वालों ने भी कहा ये कौन सा नया साल है। और फिर कुछ लोगों ने उपेक्षा की, कुछ ने मजाक बनाई, वो भी हमने झेल ली। उसके बाद हमने एक बच्चों की रैली निकाली स्कूलों को, तो वो इतनी बड़ी हो गई कि एक सिरा टाउन हॉल में था और दूसरा सिरा गुलाब बाग में चला गया, जगदीश चौक होके, इतनी बड़ी हो गई। तो वहाँ से इस बात की हमने शुरुआत की थी। सर, बचपन की अगर बात करूं तो कैसा माहौल था घर में, कैसा कुछ रहा जिससे आपके अंदर जो है इस तरह के संस्कार का विकास जो हुआ है, वो ज़रूर हम लोग जानना चाहते हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ की जनता ज़रूर जानना चाहेगी आज से। मेरे पिताजी शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे और वो विभाग कार्यवाह रहे। तो हमारे संस्कार बचपन से ही संघ के संस्कार रहे, और उन संघ के संस्कारों से शाखा से पल बढ़कर हमारी शिक्षा भी उसी ढंग से हुई। तो जो व्यक्ति निर्माण की बात होती है, परिवार में जिन संस्कारों का निर्माण होता है, वह व्यक्ति के 12 साल तक होता है, इसके बाद नहीं होता। तो 12 साल तक जो संस्कार स्थापित कर दिए जाते हैं वही आगे जाकर पल्लवित होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो 12 साल की उम्र तक हम में इतने कूट कूट के वो संस्कार, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, चरण छूना, सुबह जल्दी उठना, ईश्वर उपासना करना, पूजा करना, बड़ों का सम्मान करना, व्रत उपवास त्योहारों के अवसर पर एक दूसरे को बधाई देना, ये सब वो बातें हैं जो हमारे परिवार में चलती हैं, और हम धीरे धीरे उनको इम्बाइब करते हैं। हमको वो सिखाना नहीं पड़ता, और वही संस्कार हैं। जब आपकी वो आदत बन जाती है, लगातार जब करने लग जाते हैं, तो वही तो संस्कार हैं। छोटे छोटे कर्मों को मिलाकर समग्र रूप से जो आपका चरित्र बनता है, वही आपके संस्कार हैं।
सर, हमने सुना है कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जॉब छोड़ने के बाद आरएसएस को जॉइन किया, तो वो कैसा माहौल था उस वक्त का? मेरे पिताजी की एक बड़ी आदत रही कि वो एक शुरू से शिक्षक रहे। उन्होंने एजी ऑफिस में जब नौकरी करी तो यहाँ विद्या निकेतन की स्थापना करी उन्होंने, भानु जी ने, और कुछ और लोग थे। तो उन्होंने कहा कि इसको संभालेगा कौन? तब बाबूजी ने कहा मैं संभालूंगा। कि तुम तो 800 रुपये की तनख्वाह मिलती है, यहाँ तो इतनी तनख्वाह नहीं मिल पाएगी। कि मुझे तो काम करना है। तो 300 रुपये की नौकरी नहीं करने, वो तो काम करने आए थे। और उन्होंने वहाँ से वो शुरुआत, क्योंकि वो संस्कार ऐसे थे कि मुझे तो शिक्षा के लिए कुछ करना है। और वहाँ उन्होंने आके विद्या निकेतन जो आज चल रहा है, वो बाबूजी के समय से ही उसकी स्थापना हुई। आज विद्या भारती और अन्य कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें लगे हुए हैं, लेकिन शुरुआत बाबूजी ने वहाँ से की। और उसके बाद की फिर यात्रा बड़ी अलग तरह की रही। 1966 में वो जेल गए आंदोलन में, और उस कश्मीर आंदोलन में भी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जेल में गए। भंडारी जी, भानु कुमार जी शास्त्री और मेरे पिता श्यामलाल जी कुमावत। तो वो उनमें वो लड़ने का एक जज्बा था, एक जुनून था कि कुछ करना है। फिर 1967 में जब आए तो किन्हीं कारणों से उन्होंने विद्या निकेतन छोड़ दिया, और घर के रोटी खाने के भी लाले पड़ के करेंगे क्या। तब मेरे मामा जी वैद्य रामेश्वर जी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी वो थे, उन्होंने कहा कि श्याम जी अपना स्कूल खुद चलाओ। तब वो पंचवटी में हमारा एक निजी दादाजी ने प्लॉट खरीदा, और वहाँ से आलोक की स्थापना की शुरुआत हुई। और आज आलोक आपके सामने है कि किन मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर आलोक अपना काम कर रहा है। सर, डॉक्टर प्रदीप कुमावत की हॉबीज़ और क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ, अभी मैं सुनील सागर जी महाराज से मिला था, तो उन्होंने उनसे बात करते हुए मैंने मेरी किताब दी कि ये मैंने किताब लिखी है। अच्छा, आप किताब भी लिखते हैं? फिर मैंने कहा मैं व्यासपीठ से रामायण कथा भी करेगा। आप कथा भी करते हैं? फिर मैंने कहा कि मैं कविता भी, एक किताब दी मैंने, कविता भी लिखी। तो बोले कविता भी लिखते हैं, क्या क्या करते हैं? फिर मैंने कहा मैं चित्रकारी भी करता हूँ। मैंने अभी लॉकडाउन में आपकी चित्रकारी सर अभी हमने देखी है स्कूल में, जो आपने आलोक का एक साइन बनाया है, लोगो बनाया है, हाँ हाँ तो हम देख कर आए सर। जी। तो मैं बेसिकली क्रिएटिव आदमी हूँ। फिर जब मैंने उनको बताया कि मैंने फिल्म भी बनाई, और वो बॉलीवुड लेवल की फिल्म बनाई महाराणा प्रताप पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी मतलब मैंने कृष्ण की 64 कलाओं के बारे में सुना था, आज तो मैं आपके वो 70 कलाएं तो मैं आप में देख रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। खैर, ये तो कोई आत्मश्लाघा की बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति के अंदर सृजनशीलता होती है। हम अपने ब्रेन का केवल 8% इस्तेमाल करते हैं। मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपने ब्रेन का कम से कम 30% तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। और अभी मैंने ये किताब, अभी बरवे रामायण जो लिखी है, वो मैंने लॉकडाउन में लिखी है। एक वो छोटी पुस्तिका भी ये बरवे रामायण जो है, ये मैंने तुलसीदास जी की, बरवे रामायण, ये तुलसीदास जी की लिखी हुई है। ये लोगों को नहीं पता है। मैंने कहा ये इतना अच्छा ग्रंथ है, लोगों को नहीं पता, तो इसका काव्यात्मक रूपांतरण किया है मैंने हिंदी में। ये देखिए आप। तो इसको रितंबरा जी ने कहा कि सनातन संस्कृति में केवल भगवा लेके, झंडा लेके दौड़ने से कुछ नहीं होता है। सनातन संस्कृति के इन ग्रंथों को उन बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है, जैसा भैया ने किया है, अभी उन्होंने अपने भाषण में बोला। तो ये भी मेरे लिए उपलब्धि। फिर मैंने अभी नववर्ष मनाता हूँ, तो मैंने विक्रमादित्य, जो हमारे सबसे उपेक्षित व्यक्ति हैं, हिंदू सम्राट के नाम से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट है। मैं नववर्ष के लिए भी ये कहता हूँ, हिंदू नववर्ष नहीं है ये, लोग गलत बोलते हैं। भारतीय नववर्ष फिर भी चलेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ वैश्विक नववर्ष कोई है तो वो भारतीय नववर्ष है। क्यों? क्योंकि उसकी काल गणना इतनी परफेक्ट है, उसमें 0 डिग्री का भी अंतर नहीं है मैथमेटिक्स के हिसाब से। ईसवी संवत में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, लीप ईयर इसीलिए करना पड़ता है, लेकिन हमारा ये जो संवत है वो इतना परफेक्ट है कि हमने इसको भुला दिया। लेकिन असली बात ये है कि हमारे आज भी जीवन का आधार हमारा नव संवत्सर जो है, विक्रम संवत है, वही है। सर, आपने सृजनात्मकता की बात करी। आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं सर, तो सृजनात्मकता को कितना इम्पोर्टेंस आज के समय में देने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे की जो इनर कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, वो बाहर निकल कर आ सके?
मैं ऐसा मानता हूँ कि जो क्रिएटिविटी है, आज जो नई शिक्षा नीति आई है वो इतनी बढ़िया है कि उसमें बच्चा फिजिक्स के साथ आर्ट भी ले सकेगा। अब जैसे मान लो कोई बच्चा पिताजी ने कहा तुमको इंजीनियर बनना है, वो बेचारा फिजिक्स लेके बैठ गया, लेकिन वो बहुत अच्छा सिंगर है, उसकी गाने की इच्छा है, तो वो अब वो म्यूजिक भी ले सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हुए म्यूजिक एक एड ऑन सब्जेक्ट होगा, और क्या पता वो म्यूजिक में आगे जाके बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए। कोई ड्राइंग का आदमी है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ना पढ़े, लेकिन अगर ड्राइंग पढ़ते हुए बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। क्रिएटिव जो सृजनशीलता है, प्रकृति भी सृजन करती है। अभी चैत्र मास में सारे पत्ते, जब पतझड़ गया तो आप देखिए चारों तरफ ग्रीनरी है, न तो बारिश हुई न कुछ नहीं, लेकिन ये नई ग्रीनरी जो से बोलते हैं ना, वो इतनी आंखों को सुकून देती है क्योंकि प्रकृति ने सृजन किया है। तो जब सृजन होता है तो सृजन व्यक्ति को एक संतोष देता है, और जब मन में संतोष होता है तो व्यक्ति ऊपर की ओर उठता है, आगे बढ़ता है, अरे मुझे कुछ करना है। जैसे आपने आज मान लीजिए इंटरव्यू लिया, आपको अच्छा लगा कि मैंने एक अच्छा इंटरव्यू लिया, तो आपके मन में एक भाव जागा, एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, अरे मैं और भी अच्छे इंटरव्यू ले सकती हूँ। तो आपने अपने काम में एक नई क्रिएटिविटी, भले ही आपने प्रश्न क्या बनाए होंगे, और जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाते हैं वो सब बदल जाते हैं, है ना। मैं आकाशवाणी में जाता हूँ, लालच जी से मेरी बात हो रही थी, तो क्वेश्चन आप ले आओ सर बना के, मैं लेके गया। जब हम बात कर रहे थे तो वो सब क्वेश्चन बदल गए, जब क्वेश्चंस बदल गए तो उत्तर भी बदल गए। तो हमारे साथ भी यही है। तो आपने उन चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश की, हर एक के अंदर होता है। मैं ये नहीं कहता मैं ही सृजनशील हूँ, बहुत होते हैं, उनको उन प्रतिभाओं को निकालने की जिम्मेदारी अभिभावक की भी है, समाज की भी है, और सबसे ज़्यादा उस शिक्षक की है जो उन बच्चों को पढ़ाता है। उनको मौका दो। जिस क्लास में बच्चे चिल्लाते नहीं हो, जिस क्लास में बच्चे मस्ती नहीं करते हो, जिस क्लास में टीचर के सर पे चढ़ के बच्चे ने बोले, वो क्लास ही नहीं है। वही तो आनंद है, बच्चों के बीच में रहकर वो सृजनात्मकता बाहर आनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन आवर स्कूल। सर, सृजनात्मकता तो आपके खून में कूट कूट कर भरी हुई है। हमने सुना है कि इस स्कूल का जो पहले अगर रूप देखा जाए तो एक पहाड़ी का रूप था। आपके फादर ने, इंजीनियर ने मना कर दिया था कि यहाँ पर स्कूल नहीं निर्माण हो सकता, तो उन्होंने इसको नक्शा बनाया, और वाकई में आज जो इसका आर्किटेक्चर हमने देखा बिल्डिंग का, तो बहुत ही सुंदर है। सर, ये उस बारे में कुछ बताएं सर। बिल्कुल, ये मेरे पिताजी ने जब इस जमीन को लिया, इसका भी बड़ा, इस आपके चैनल पर पहली बार बड़ा खुलासा कर रहा हूँ मैं, कि ये ज़मीन किसी ज़माने में एक किसी मिशनरी स्कूल को अलॉट हुई थी, तो उन्होंने उस समय लेने से मना कर दिया, इस जंगल में कौन आएगा। तो वहाँ के यूआईटी के चेयरमैन गिरधारी लाल जी थे, उन्होंने कहा श्याम जी आपने एप्लीकेशन लगाई है, हमने एक चीज़ अलॉट की है, वो लेने से मना कर रहे हैं, आप ले लो। तो बाबूजी ने कहा हाँ ले लेते हैं। यहाँ आए, देखा तो पहाड़ ही पहाड़, जंगल, दूर दूर तक कोई मकान अता पता नहीं। तो भी बाबूजी ने कहा ले लेते हैं, ये पता नहीं आने वाले समय में बहुत डेवलप होगी। ले ली, और जब इंजीनियर को दिखाया तो इंजीनियर ने कहा नक्शा श्याम जी, यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर बन सकता है, स्कूल तो नहीं बन सकता। उस समय न तो कोई जेसीबी हुआ करती थी, न हाथों से कटिंग करनी पड़ती थी। आज मंदिर भी है और स्कूल भी है। मंदिर भी और स्कूल भी है। तो बाबूजी ने कहा कि मैं बनाऊंगा, और आप जब यहाँ से घुसे होंगे वो ग्राउंड फ्लोर है, फिर राम मंदिर की तरफ गए वो ग्राउंड फ्लोर है, फिर ऊपर आए वो भी ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे जाएंगे वो भी ग्राउंड फ्लोर है, ऑडिटोरियम में जाएंगे वो भी ग्राउंड फ्लोर है। पहाड़ को, उस कंटूर को यूं का यूं इस्तेमाल किया हमने, और कितना सुंदर प्रीमाइसेस बना, कोई मोनोटोनी नहीं। आज स्क्वायर में बिल्डिंग होती है, एल शेप में होती है, आप देखिए हमारी बिल्डिंग ऐसी है, 5 स्टार बिल्डिंग की तरह है। बच्चे चारों तरफ जो है ना, जब मानसून आता है तो बच्चे इंजॉय करते हैं, क्लास में रहना नहीं चाहते, वो कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है बाहर से परिदृश्य, वो खूब इंजॉय करते हैं। पिताजी को जब ये बिल्डिंग, जब ये ज़मीन दी गई, तो उन्होंने, गिरधारी जी ने कहा कि श्याम जी क्या करना है, तो बोले आपने मेरे एक तरफ रोड बताई है, मेरे तो स्कूल का मामला, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे ये सब करेंगे, तो मेरे को तो चारों तरफ रोड चाहिए। तो ये जो शमशान है सेक्टर 13 का, यहाँ तक ज़मीन थी हमारी, वो बाबूजी ने सरेंडर करी। ये मैं पहली बार खुलासा कर रहा हूँ कि सिख कॉलोनी वाली सब ज़मीन आलोक की थी, हमने सरेंडर कर दी,
वो छोड़ी और इसके बाद फिर उन्होंने चारों तरफ हमारे ये सड़क बनाई। संभवतः ये पहला स्कूल है उदयपुर का जिसके चारों तरफ सड़क है और इसलिए कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हम इसको अपने आप में एक आश्रम स्कूल मानते हैं और लोग एंजॉय भी करते हैं। आप जब आएंगे तो आपको भी पवित्र भाव लगा होगा, सरस्वती का मंदिर, राम जी का मंदिर और वातावरण। संस्कृति की झलक जो है वो स्कूल में एंटर होते ही हमें मिली थी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्रेडिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले आलोक में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। हालांकि नई शिक्षा नीति ने तो अब उसको फॉलो करना शुरू किया है, तो वो विचार कैसे आपके मन में आया था? मुझे लग रहा कृतिका जी आप अच्छा खासा वर्क करके आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। और ग्रेडिंग सिस्टम, हमारे पिताजी ने कहा कि हर बच्चे को नंबर से मत तोलिए। और जब हमने ग्रेडिंग दी तो लोगों ने कहा कि आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या, नंबर तो नंबर होते हैं, पेरेंट्स तो नंबर चाहते हैं। लेकिन हमने ग्रेडिंग शुरू की और उस ग्रेडिंग का ये असर पड़ा कि हमारे कई बच्चों को एक संतोष हुआ कि सर हमारे नंबर की बजाय ग्रेडिंग मिल रही, ये भी A1, मैं भी A1, ये भी 5-5 बच्चे का एक समूह A1 होता था। तो कहीं कोई एक गलत कंपटीशन नहीं, गलाकाट प्रतियोगिता नहीं। और ये बात शिक्षा में, जैसा अभी पहले कहा ना, हर व्यक्ति में अपनी एक क्वालिटी होती है। इंसान एक तरह से ईश्वर की वो देने, उसने अपनी प्रतिभा से उसको गढ़ा होगा, तो हर एक में कुछ ना कुछ तो दिया होगा। आज अरबों इंसान है, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती। ऐसा मानते हैं कि दुनिया में हर एक शक्ल का दूसरा आदमी होता है, लेकिन फिर भी हमें दूसरा आदमी दिखता नहीं है। तो उससे बड़ा सृजनकर्ता कौन होगा कि किसी भी इंसान की शक्ल किसी से नहीं मिलती। तो हम तो सबसे बड़े क्रिएटिव उस गॉड को मानते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमको अपनी इस सृजनशीलता के माध्यम से इस संस्थान में भी, या जो शिक्षा है या परिवार है, समाज में, उन सबको एक अवसर ऐसा प्रदान करिए कि वो जो यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे वाली बात है ना, वो प्रस्फुटन हो सके। हर एक व्यक्ति अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझ सके। अहम से वयम तक की यात्रा बाद में चलेगी, लेकिन पहले खुद को तो जानो। हम खुद को जानते ही नहीं। हम खुद को, आज यंगस्टर्स क्या है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और अलग अलग घटनाएं आप तो रोज़ देखते हो, आए दिन मारपीट की या जो ये सब बातें होती है ना, वो इसीलिए हो रही है कि हम उनको ये नहीं समझा पा रहे कि तुम में वो प्रतिभा है, तुमको आगे बढ़ना है। और उस चीज़ को पकड़कर आगे खींचने का काम आप सोशल मीडिया से आप कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ जितना सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट हो गया है, उसमें आप लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाना। आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए तो मैंने कुछ किया होगा तो लेने आए, है ना। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे लोगों को आगे लाने का एक बहुत बड़ा काम आप भी कर सकते हैं। सृजनशीलता को आप बढ़ा सकते हैं और लोगों के जीवन को दिशा देने का काम ऐसे न्यूज़ चैनल, ऐसे साक्षात्कार के माध्यम से कर सकते हैं। सर, आपने सोशल मीडिया की बात करी। आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है सोशल मीडिया का, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत अच्छी बात है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन हो दुरुपयोग रहा है। ऐसी बेहूदगी और ऐसी गंदगी, ऐसे ऐसे फूड मैं इंस्टाग्राम पर मैं देखता हूँ। मैं तो इंस्टाग्राम पे था भी नहीं, मैं 2-4 दिन पहले ही अपने आप को एक्टिव किया। कई लोगों ने कहा नहीं, आपको उस पर एक्टिव रहना चाहिए। तो मैं उनको एक नॉलेज, ऐसा माना जाता है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। तो मैं वो सरस्वती के उस प्रवाह को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। और मेरे पास वाणी है, मैं सरस्वती पुत्र हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। बोलने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, देने के मेरे पास इस ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। तो वही मैं दे रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ सोशल मीडिया का उपयोग भी अगर उस दृष्टि से हो, इन्फॉर्मेशन तक ओके है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन केवल एंटरटेनमेंट हो गया, केवल फनी हो गया, केवल किसी को टीस करने वाला हो गया, किसी पर रिएक्ट करने वाला हो गया। आजकल तो तत्काल लोग सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है ना, ये उसको रोक के एक नॉलेज मीडिया को देना चाहिए, जो आप जैसे जो चैनल है उनको, कि भाई हाउ टू यूटिलाइज the social media platform in our life in a positive way. That is very important. बच्चे नहीं समझते इस बात को, वो तो हर कुछ पोस्ट कर रहे हैं,
लड़ाई कर रहे हैं तो भी पोस्ट कर रहे हैं, कपड़े खोल के बारिश में भीग रहे हैं तो भी पोस्ट कर रहे हैं। ये सब हरकतें जो है ना, ये समाज को मतलब विकृत करती हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि अच्छी चीज़ है, आप घर में आरती करें वो पोस्ट करिए ना, कितने करते हैं? वो करते ही नहीं है, पोस्ट भी नहीं करते हैं, और कर भी दे तो देखने वाला देखता भी है ये क्या बेंडे टाइप काम कर रहा है। ये कोई चीज़ पोस्ट करने की, वो उटपटांग चश्मा पहनेंगे, बाल खड़े करेंगे, कुछ और करेंगे, फतेह सागर पर स्टंट करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, सही दिशा में उपयोग करेंगे। ये टूल है ना। आपके पास बिजली है, उससे बल्ब भी जला सकते हो और उससे आप आग भी लगा सकते हो, है ना। एक माचिस से उससे आप दिया भी जला सकते हो और किसी का घर भी जला सकते हो। तो है तो पावर है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, सीधी सी बात है। सर, चूंकि आप शिक्षा विभाग से काफ़ी जुड़े हुए हैं और आपके जो स्कूल का, आपके संस्थान का जो माहौल है वो एक अलग माहौल है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि टीचर और स्टूडेंट का जो व्यवहार है, आपसी कम्युनिकेशन है, वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएं सर। मैं चूँकि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मेरे टीचर्स से मैं बात करके आता हूँ, अभी भी मैं बात करके आया कि टीचर टॉट रिलेशनशिप, टीचर पीपल रिलेशनशिप जो है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में कि बच्चे अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ बात नहीं करते हैं। माँ बाप बैठेंगे तो घर में टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर हर एक अपने मोबाइल लेके बैठा है। अब बात तो उधर कर रहा है, मोबाइल इधर देख रहा है। तो वो आज जो प्रॉपर कम्युनिकेशन घरों में होना चाहिए, संवाद, और वो भी संवाद दूसरी तरह का, क्योंकि अब दोस्त बन के संवाद करना पड़ेगा। अब वो जमाना गया जब हमारे पिताजी हार्ड टास्क मास्टर थे, उनके सामने बोल नहीं सकते थे। आपके भी पिताजी ऐसे रहे होंगे, माँ के सामने हम हर कुछ बोल देते हैं, पिताजी के सामने हमारी गिग्गी बन जाती। वो आते थे तो हम दुबक के बैठ जाते थे, है ना। और वो आते तो 8 बजे जब मोटरसाइकिल की आवाज़ आती फटाक किताब लेके बैठ जाते, कई बार उल्टी किताब पकड़ के बैठे रहते थे। जिंदगी की हकीकत है सर। हाँ, ये ऐसा होता है। तो एक बाप का जो रोल हुआ करता था, पिताजी एक मतलब बाबूजी जिसको हम कहते हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उनके बारे में उनके सामने मांग भी नहीं रख सकते थे कि मुझे नया कपड़ा चाहिए, नई मोटरसाइकिल चाहिए या नए जूते चाहिए। वो माँ से कहने पड़ते थे। हमारा चैनल माँ के थ्रू होता था। आजकल तो ओवर पैम्पर्ड है। एक तो इकलौती संतान होने लग गई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होने लग गए, तो वो इतने ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड हो गए, उनको प्रोटेक्शन के नाम पर जो वो बोलते हैं वो ला के देते हैं, और वो जिद्दी हो गए बच्चे कि हमको चाहिए ही चाहिए। तो जो माँ बाप बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी उनको ला के दे रहे हैं। वो चला रहा है साइकिल पिताजी, और बच्चे को मोटरसाइकिल दे रहे हैं, और वो बच्चे मोटरसाइकिल का फतेह सागर पे फर्राटे से जिस ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं उदाहरण उदयपुर का दे रहा हूँ, बाकी सभी जगह ऐसा ही है। तो ये जो चीज़ है ना, हमको विवेक देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। पैसा तो हर कोई दे देगा, जिसके पास जितना नहीं है अपनी क्षमता से ज़्यादा देगा, लेकिन उसको देने से पहले विवेक दीजिए, एक समझ दीजिए, ऐसी समझ दीजिए कि वो बच्चा उस चीज़ को समझ सके कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। सर, इस बार के अगर नव संवत्सर के जुलूस की बात करें तो एक ऐतिहासिक जुलूस जो था वो हमें देखने मिला, जहां पर युवा शक्ति थी, मातृशक्ति थी और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन इसमें किया। तो इन सब के पीछे, जैसा कि मैंने कहा था कि बंदूक चलाने वाला जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, तो इन सब के पीछे जो है वो पहल आपकी है। इस बार के जुलूस को आप कैसे देखते हैं सर? ये एक बिल्कुल एक बहुत बड़ा जागरण है, और समाज को जागृत होकर भारतीयता को वर्ण किया है, अपनाया है। तो ये कोई, मैं सोचता हूँ कोई एक्सक्लूसिव वर्क नहीं है, ये तो हमको बहुत पहले करना चाहिए था। हमें 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर कहने की बजाय नव संवत्सर के दिन आप बोलिए हैप्पी न्यू ईयर, कोई बात नहीं, चैत्र शुक्ला एकम के दिन भी हमको आपत्ति नहीं, लेकिन इसको मनाओ तो सही। अपने घर में नीम, काली मिर्च और मिश्री की प्रसाद तो खिलाओ। सर, ये भी हमने देखा है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि नीम, काली मिर्च और मिश्री की शुरुआत जो है वो डॉक्टर प्रदीप कुमावत द्वारा की जी जी, हमने चौराहों पर खड़े रहकर बच्चों को तिलक देकर जो संदेश दिया, भारत रत्न लता मंगेशकर जी मेवाड़ समारोह में आ रही थी, मेवाड़ फाउंडेशन के उसमें सम्मान था उनका,
एयरपोर्ट से आ रही थी तो सूरजपोल चौराहे पर बच्चों ने गाड़ी रोक दी और तिलक लगाने लगे। तो लता जी ने देखा, अरे तुम क्या कर रहे हो? बच्चों को देख के उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो बच्चों ने उनको नीम, काली मिर्च, मिश्री खिलाई, तिलक लगाया और वो एक पैम्पलेट दिया, नव वर्ष की शुभकामना। अरे तुम क्या कर रहे हो? गुड़ी पाड़वा मना रहे हो? अरे तुम स्कूल के बच्चे ये काम कर रहे हो? कितनी अच्छी बात है। जिस स्कूल में तुमको ये संस्कार मिल रहे हैं वो स्कूल कैसा होगा? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो रैलियां तो सारे शहरों में निकलती, लेकिन उदयपुर में जो बच्चे सड़क पर खड़े होकर तिलक लगाने की जिस परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो 40 साल की मेहनत आज पूरे विश्व में आज नव संवत्सर के आयोजन होने लगे। इसका श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो हमारे इन छोटे बच्चों को दूंगा, उन अध्यापकों को दूंगा और उदयपुर की जनता को दूंगा, जिन्होंने बहुत लाड़ प्यार से दूध तलाई पर आतिशबाजी के समय जी भरकर। एक साल हमने अरुण गोविल को बुलाया तो 1 लाख लोग उमड़े उसमें, 1 लाख लोग उमड़े और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा कि कहीं भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो इस तरह के आयोजन हमने किए हैं। तो ये एक अच्छा संदेश है, युवा आगे बढ़े और देश की संस्कृति को अपनाएं, यही हम चाहते हैं। सर, विक्रमादित्य की अगर बात करें तो वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है, और उनकी मूर्ति की मांग जो है, उनकी स्थापना की जो मांग है, वो आपने संसद में भी उठाई है सर। हमारे देश में एक सबसे बड़ा जो एक षड्यंत्र हुआ वो अंग्रेजों के समय हुआ। हमारे इतिहास की बातों को उन्होंने मिथक बताया, मिथक यानी मिथ्या, कहानी, मनगढ़ंत। और हमारे कुछ वामपंथी विचारधाराओं के हिस्टोरियंस ने उस बात को लिख भी दिए कि हाँ ये सब सत्य नहीं है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। तो अंग्रेजों ने जब ऐसी बातों को फैलाया तो उसमें विक्रमादित्य की कहानी को भी उन्होंने कहानी मान लिया, जबकि सत्य यह है कि विक्रमादित्य एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने न सिर्फ अरब, इराक, ईरान से लेकर इधर कंबोडिया और थाईलैंड से आगे तक, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जिन्होंने इस पूरे भूमंडल पर राज किया। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को कहानी कहकर उन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन कालांतर में मालवा में जब उसके परिणाम आए, शिलालेख मिले और भविष्य पुराण में पेज संख्या 254 से लेकर 257 तक इस बात का उल्लेख है कि महाराजा विक्रमादित्य ने इस देश पे राज किया। शकों को खदेड़ कर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और सारी प्रजा के कर्जे को माफ करके, ऋण चुकाकर, जब एक भी व्यक्ति ऋण वाला नहीं रहा, तब उन्होंने अपने नाम से जो संवत चलाया उसका नाम था विक्रम संवत। तो विक्रमादित्य इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए लोकसभा में ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की मूर्ति लगनी चाहिए। उदयपुर से आप इसकी शुरुआत कर चुके हैं सर। जी हाँ, मैं सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो मैंने घर से ही शुरुआत की कि उदयपुर में पहले हमने इसकी विक्रमादित्य की मूर्ति मंगाई और उसकी चल प्रतिष्ठा हमने कर दी है। और अब वो मूर्ति लोकसभा में मैं 16 तारीख को जा रहा हूँ ओम बिरला जी से मिलने, और वो मूर्ति यहाँ स्थापित हो, ये प्रयास मैं करूँगा कि संसद भवन में भी हो और देश के हर एक शहर में एक मूर्ति विक्रमादित्य की हो, जिसके नाम से संवत चलता है उसकी एक मूर्ति तो लगे। आज छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की बहुत जगह मूर्तियाँ हैं, और एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, उसकी मूर्ति क्यों नहीं लगे? तो लगनी चाहिए। ये पहल हमने शुरू की है और मुझे विश्वास है जैसे ये नववर्ष हमने पूरी दुनिया में स्थापित किया, ये विक्रम संवत की मूर्ति भी हर शहर में लगेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। सर, इस बार का तो काफ़ी ऐतिहासिक माहौल रहा था। आने वाले नव संवत्सर को आप किस तरह से देखते हैं सर? मैं तो ये सोचता हूँ कि हर साल नव संवत्सर के कार्यक्रम को, जैसे होली दिवाली कोई नहीं मनाता, कोई एजेंसी नहीं मनाती, कोई दीपावली उत्सव समिति नहीं करती, कौन करता है? जनता करती है। कौन करता है? घर में करते हैं। घर में मिठाई बनती है, नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं। तो ये उत्सव भी मनाना ना पड़े, अपने आप हर घर में नव संवत्सर है, अब चलो मंदिर जाएंगे, दीप दान करेंगे, झील किनारे जाएंगे, दीप प्रवाह करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नीम, काली मिर्च, मिश्री क्या प्रसाद ग्रहण करेंगे और ओम पताका या भगवा पताका फहराएंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये इस तरह काम चले, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, युवा शक्ति को
मातृशक्ति को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर उदयपुर न्यूज़ के माध्यम? उदयपुर न्यूज़ की जनता को मैं इस चैनल के माध्यम से उदयपुर की समस्त जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक बहुत सुंदर शहर में हैं। प्रताप, शौर्य और पराक्रम के धनी प्रताप उस जमीन पर पैदा हुए हैं। मीरा की भक्ति जहाँ पर रही है, ऐसी जगह पर हम पैदा हुए, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि इस सुंदर शहर को और सुंदर बनाए रखें, हमारे बच्चों को सनातन संस्कृति के संस्कारों से जोड़े रखें और जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसके प्रति सजग रहें, लोगों को सचेत करते रहें, अवेयर करते रहें, जागरूक रहें। यही मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप खास मुलाकात में आए और आपने उदयपुर न्यूज़ की जो हमारी दर्शक हैं उन्हें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। तो ये आलोक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर प्रदीप कुमावत से आज खास मुलाकात हमने करी और वाकई ये मुलाकात काफ़ी खास रही। बहुत कम ऐसे विरले होते हैं जो संस्कृति के साथ, हमारी विरासत के साथ चलते हैं और उन्हें ज़िंदा रखने की एक कोशिश, एक पहल जो है वो करते हैं। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ज़िंदगी में इस बात की शिकायत कभी नहीं कर सकता कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी रही हो। अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में बिखरी पड़ी है, बस ज़रूरत है उसे भांप के उपयोग में लेने की। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म जो है वो डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने खुद के लिए तैयार किया, लोगों के लिए तैयार किया और हिंदू सनातन संस्कृति को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश जो है वो सर ने की है। तो आज की खास मुलाकात हमारे लिए वाकई खास रही और हमें उम्मीद है कि कई ऐसे सवाल जो आप जानना चाहते हो इन शख्सियत के बारे में, उनके जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। कैमरा पर्सन लखन के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़।